तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के सबसे कंसिस्टेंट फंड्स में से एक फंड की एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एक अच्छा खासा कंसिस्टेंसी इस फंड ने दिखाई है। अब कॉन्ट्रा फंड का पर्पस ये होता है कि ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच लेते हैं। इसका मतलब कि मार्केट अगर बोल रही है आईटी सेक्टर नहीं चलेगा तो ये फंड बोलते हैं हम आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। ये एक बेसिक फंडामेंटल होता है जिसको वजह से ये कॉन्ट्रा फंड्स कहलाते हैं। अब ये फंड पिछले कई सालों में एक अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करके दिया और एसबीआई म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करते हैं एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स भी ये रहा है। कंसिस्टेंट है, स्टेबल है, वो सारी चीजें इस फंड में हमेशा से रही है, इसलिए ये इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड्स में से एक फंड रहता है। काफी इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इसका अच्छा खासा है, आपको देखने को मिलेगा। और इस फंड ने उस हिसाब से लॉन्गर टर्म में इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी जनरेट करके दी है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से, पिछले 1-1.5 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस ओवरऑल नहीं रही है इस फंड की। तो एक बार देख लेते हैं पहले कि अभी रिसेंटली इस फंड ने कितने चेंजेस किए हैं पोर्टफोलियो में, क्योंकि पहले ये फंड बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस करता था। अभी अप्रैल में कितने चेंजेस किए हैं वो एक बार देख लेते हैं, फिर रिटर्न्स पे बात कर लेंगे कि क्या ये फंड अभी भी लॉन्गर टर्म में और शॉर्ट टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और साथ में एक बार देख लेंगे फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या चीज है। तो सबसे पहले फंड की ओवरऑल हम एक बार जो पोर्टफोलियो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अप्रैल का पोर्टफोलियो है, ये मार्च का पोर्टफोलियो है। बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में रिसेंटली इस फंड ने नहीं किए हैं। अप्रैल में टाटा स्टील में अपना कुछ हिस्सा बेचा है, उसके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में कुछ हिस्सा बेचा है, लेकिन डिलीवरी में कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, और यूपीएल, प्रिज्म, जॉनसन जैसी कंपनीज में कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। एशियन पेंट्स में कुछ थोड़ी बहुत सेलिंग की है। बहुत ज्यादा मूवमेंट इस महीने में फंड ने नहीं की है। इसके साथ साथ रेट्स में भी ये फंड 0.95% पैसा लगा रहा है, और कुछ फॉरेन इक्विटी 2% के आसपास की, जिसमें कग्निजेंट और ईपैम सिस्टम इंक आ जाते हैं। दोनों आईटी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। लगभग 2% हिस्सेदारी है। 84% पैसा इस फंड ने अपना इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, और लगभग 15-16% कैश में अवेलेबल है। टॉप कंपनीज की बात कर लें अगर एक बारी, तो टॉप कंपनीज में अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, बायोकॉन, टाटा स्टील। तो मेजरली अगर आप देखेंगे, मेजरली यहां पर आपको लार्ज कैप कंपनीज दिखेंगी, लेकिन बीच में कुछ कुछ आपको थोड़ी सी मिड कैप कंपनीज भी दिख जाएंगी। टोरेंट पावर, इंडस टावर, गेल, ऐसी कंपनीज भी आपको दिख जाएंगी। इसके अलावा आपको एक मिक्स ऑफ ओवरऑल पोर्टफोलियो दिखेगा, जिसमें मेजरली ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। अब इस फंड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी में भी कितना भी पैसा लगा सकता है। लेकिन मेजरली अगर आप देखेंगे टॉप 10 की अगर हम बात करें, जिसमें लगभग ये अपना लगभग 30-35% पैसा लगा रहा है, वो मेजरली हैवी वेट जो लार्ज कैप्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। नीचे थोड़ा सा और देखेंगे तो भारतीय एयरटेल, एसबीआई, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ऐसी कंपनीज आपको इसके पोर्टफोलियो में ज्यादा नजर आ जाएगी। काफी अच्छे खासा कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में, लगभग 70-80 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में आपको नजर आ जाएगी। तो ज्यादा कंपनीज रहती है यहाँ पर, 80 कंपनीज है, तो थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा रखता है ये, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किसी एक कंपनी में नहीं करके चलता। मेजरली लार्ज कैप में ही इसका पोर्टफोलियो यहां पर बना होता है। रेशियोज की बात कर लें कुछ, तो रेशियोज में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे पोर्टफोलियो टर्नओवर 162% की ओवरऑल रही है इसकी एक साल की, लेकिन इस महीने में कुछ ज्यादा चेंजेस इसने अपने पोर्टफोलियो में नहीं किए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 14 के आसपास की है, शार्प रेशियो 0.6% के 76 के आसपास की है। तो शार्प रेशियो इंडिकेट कर रही है कि जितना ये रिस्क ले रहा है उस हिसाब से रिटर्न्स अभी ये फंड जनरेट नहीं कर पा रहा है, ये शार्प रेशियो इसका बता रहा है। बीटा अच्छी 0.9 के आसपास की नजर आ रही है। तो जो रिस्क रेशियो है वो ठीक है, बस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन इस महीने इस फंड ने वो करेक्शन करने की कोशिश की है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को थोड़ा सा मेंटेन करने की। अगर ओवरऑल रिटर्न्स पे एक बारी बात कर लें तो देखिए 47,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो है वो ये मैनेज कर रहा है। इसके अलावा अगर रिटर्न्स देखें तो देखिए पिछले एक साल में लगभग ना के बराबर रिटर्न है, नील रिटर्न ही आप मान सकते हैं। 2 साल में सिर्फ 3% की रिटर्न है, तो 2 साल की रिटर्न्स भी कुछ खास नहीं है। 3 साल की रिटर्न्स भी कुछ अच्छी नहीं है। हालांकि 7 साल और 10 साल में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट की है। पिछला साल 2026-2025 ये अच्छा नहीं रहा है और किसी भी फंड के लिए अच्छा नहीं रहा है।
2023 में काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, 2023, 22 और 21 ये 3 साल थे, ये इवन 2020 को भी आप ऐड करेंगे 4 साल थे जब इस फंड ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और इवन 2019 में भी अच्छी परफॉर्मेंस ओवरऑल मार्केट के अगेंस्ट थी। तो ये 5 साल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये फंड काफी कंसिस्टेंट फंड रहा है परफॉर्मेंस के मामले में। तो कंसिस्टेंसी रही है, हालांकि एक साल से परफॉर्मेंस नहीं है, वो किसी भी फंड में जरूरी नहीं है कि हर साल हर दिन हर महीने रिटर्न्स आएंगी। और अगर हम रोलिंग रिटर्न्स पे बात करें तो यहां से इंडिकेट होता है कि कितना कंसिस्टेंट फंड रहा है। जुलाई 2020 से जुलाई 2023 कंसिस्टेंटली पोर्टफोलियो ये इसका बेंचमार्क को बीट कर रहा था। अभी जो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा कंसर्न वाली बात ये है कि ये जो गैप है, जो रिटर्न्स का गैप है, इसकी बेंचमार्क रिटर्न्स और इस फंड की रिटर्न में, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। 2021 से 2024 में लगभग 10% एक्सेस रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा था। 2020 से 23 में 16% एक्सेस रिटर्न्स थी। अभी पिछले 2022 से 25 देखेंगे तो 6% एक्सेस रिटर्न, लेकिन अभी वो गैप कम होकर सिर्फ 2% के आसपास का रह गया। तो ये थोड़ा सा कंसर्न होने वाली बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि हर फंड हर दिन हर महीने हर साल परफॉर्म नहीं करता है। जरूरी क्या है, ओवरऑल किसी भी फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, क्या वो फंड अपने रिस्क के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, कितना रिस्क मैनेज कर रहा है, वो कितना कम वॉलेटाइल है वो फंड। तो ये फंड उन सारी चीजों में क्लियरली ये मैनेज कर रहा है। उम्मीद यही है कि ये फंड जैसे मार्केट रिकवर होगी तो इस फंड में भी वो रिकवरी देखने को मिले और ओवरऑल एक अच्छी रिटर्न्स आने की उम्मीद की जाए। थोड़ा सा रिस्क लेने वाला फंड है ये, क्योंकि पोर्टफोलियो टर्नओवर थोड़ी सी ज्यादा है। अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर करते हैं तो अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड और इस फंड में से एक फंड देख रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा सा कम रिस्की फंड होते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी यहाँ पर लार्ज कैप में ज्यादा ऐड करते हैं। इस फंड ने थोड़ा मिक्सचर लार्ज मिड और स्मॉल कैप तीनों का किया हुआ है, तो वो चीज के लिए थोड़ा सा ये फंड रिस्की हो सकता है। लेकिन अभी तक ये फंड अपने रिस्क के हिसाब से एक अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस फंड में आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है कि ये अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको दोबारा से कंसिस्टेंसी दोबारा से लाएगा, जो 1-1.5 साल से थोड़ी मिस आउट लग रही है इसकी ओवरऑल रिटर्न्स में। लेकिन ओवरऑल एक कंसिस्टेंट फंड ये अभी तक नजर आ रहा है। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।